So we are announcing an all India national level girls mentorship group for both JEE and NEET. एंड इसे करने के पीछे का पर्पज़ हमारा ये है कि पिछले 4 सालों से हम डेफिनेटली जेई स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, बट जो हम आउटलायर्स में जितनी भी डिस्कशंस कर रहे होते हैं वो ऐसा जेई स्पेसिफिक नहीं होती है, बट डेफिनेटली हमने जेई को एज अ रीज़न, एज अ बहाना बनाया हुआ था कि हम उन डिस्कशंस को कर पा रहे थे। पर आप खुद अभी जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें इक्वली एप्लीकेबल हैं नीट वाले पार्ट में भी। अभी आप खुद से इस चीज़ के बारे में सोचिए कि अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के एंड उसमें बॉटनी, जोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के अपने पास ऑप्शंस हैं कि हमारे पास एकेडमिक लेक्चर्स बहुत अच्छे से वैरायटी में है कि हमें एक टीचर से चीज़ें नहीं समझ आती तो हम दूसरे के पास ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास एक्सेस है। पर जब भी हम उन एक्चुअल इशूज़ की बात कर रहे होते हैं जो कि पीसीबी से रिलेटेड नहीं है, उसके रिलेटेड हमें कभी भी कोई भी ऐसे एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब वो चाहे हम एकदम बेसिक एग्जाम्पल की अगर बात करें, दैट वुड बी कि टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट फॉर एग्जाम्पल, कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है जब हम मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं, जब हम ये डाउट पूछ रहे होते हैं तो हर कोई हमें ये बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से स्पीड बन जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ अचीव कर पाएँ, एंड वो किसी को भी नहीं पता होता है तो कोई बता भी नहीं पा रहा होता है। यही सेम चीज़ आ रही होती है मॉक वाले पार्ट में कि इतने सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, हमें मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं, बट एक्चुअली में जब वो टॉपर्स बोल रहे होते हैं कि मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि उस मॉक में देखनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देने से हमें फ़ायदा मिल रहा होगा। एग्जैक्टली मॉक का एनालिसिस कैसे करना होता है। हाँ हाँ, एंड कई बार आप उस चीज़ से अवेयर भी नहीं होते हो कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को हैंडल करोगे, तो आप अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हो कि मेरे से पीसीबी ही नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पा रही हूँ। इसलिए ये वाली गर्ल्स मेंटरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स, जैसे कि मॉक एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। अब टाइम मैनेजमेंट भी जैसे जेई में होता है कि आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, बट आपको नीट में 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन करने होते हैं। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट यहाँ पर भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें पूरे पेपर को, जिसमें मेरे पास 180 क्वेश्चन है, उस ओवरऑल पेपर को मुझे मैनेज करना है। तो उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रेस, फोकस एंड टाइम। तो सबसे पहले तो अगर आप उस स्ट्रेस को, जब आपको पता है कि आपके पास टाइम सिर्फ 3 घंटे है एंड आपको 180 क्वेश्चन करना है, तब आप अपने उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हो एंड अपने फोकस को कैसे इंक्रीज कर रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली जब आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा ना, तब आपकी गलतियां कम होंगी और आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हो, और आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन डन किया है तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड इसी से जब आप जल्दी फोकस के साथ डिसीजन बना रहे होगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो रहा होगा। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिनको हमें बिल्ड करनी होती है। एंड पर्सनली मुझे नीट में ऐसा लगता है ना कि उन्होंने पेपर का पैटर्न ही इसी तरीके से सेट किया हुआ है कि जो चीज़ें आपको एक्चुअली में आगे जाकर, फॉर एग्जांपल हम अगर मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो हमें ऑन द स्पॉट उस प्रेशर में काफ़ी सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि हमारे डिसीजन से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कि अगर हम ये रास्ता चुन रहे हैं तो किसी की लाइफ में भी उस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, या किसी के पूरी उसकी आगे की लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो उन्होंने अपने पेपर का पैटर्न भी उस तरीके से रखा हुआ है कि क्या आप प्रेशर में सही डिसीजंस ले पा रहे हैं, क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो आप पकड़ रहे हैं उसको आगे तक सॉल्व करना भी है या छोड़ देना है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या आप ये चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं कि प्रेशर है क्या साथ में टाइम मैनेज हो पा रहा है, या ये है कि प्रेशर है और हमारी बॉडी उतना साथ नहीं दे रही है शायद हमारा, तो क्या उस सिचुएशन में भी हमारा ब्रेन हमने उस हिसाब से ट्रेन किया हुआ है कि हम सही डिसीजंस ले पाए या नहीं ले पाए। नीट में ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली ये सारा पार्ट हमारा नॉन अकेडमिक वाला पार्ट आता है। बट अगर हम अकेडमिक वाले सेक्शन में भी जाएं तो हमारा और आपका पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मेन ही सेम कॉमन पार्ट ही है ना। बायोलॉजी में भी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो इन द सेंस अगर हम थ्योरी सेक्शन में जाते हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि हमें ये लग रहा होता है कि अगर बायो के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स कि हमें बैठ करके बायो का पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, जबकि उसकी एक्चुअली सही अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हैं सो दैट हम खुद को चेक कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन में ऑलरेडी रिटेन्ड है या नहीं है। जनरली रिवीजन करते टाइम ना हम ऐसे करते हैं कि मैं वो थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ लूँ, वो नोट्स को एक बार अच्छे से देख लूँ ताकि वो मेरे माइंड में जाए, जो कि सबसे गलत अप्रोच होती है। क्योंकि आप जनरली जैसे भी वो नोट्स देख रहे हो, बार बार पलट रहे हो, वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपको पता है और उनको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच लेते हो तब आपको दिखता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, दैट मीन्स सिर्फ ये टॉपिक रिवाइज करना है। उससे आपका टाइम भी सेव होता है एंड आपको कॉन्फिडेंट भी आता है कि ये टॉपिक्स तो मेरे डन है। हाँ, और जैसे नीट और जेई में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर है, एज मतलब अगर हम सिर्फ मैथ्स और बायो वाले पार्ट को छोड़ दें, एंड मैथ्स में आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्विंग करने होते हैं, नीट में आपके जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। बट इसमें पेपर मैनेजमेंट वाली स्किल्स हो गई, मॉक एनालिसिस वाली स्किल्स हो गई, रिवीजन वाली स्किल्स हो गई, फोकस कैसे इंक्रीज करते हैं, सिटिंग कैसे इंक्रीज करते हैं, ये सारी चीज़ें तो सब जगह सेम ही है। एग्जैक्टली। एंड ये इक्वली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पिछले 4 सालों से हमने ये पूरे सेक्शन पर इतने अच्छे से काम किया है। हर इंसान जो हमसे कनेक्ट हो रहा होता है
उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, फिक्स्ड है कि होती ही होती है। अब वो चाहे आप इस तरीके से समझ ले कि कोई इंसान हमसे 3 महीने कनेक्टेड है, 6 महीने कनेक्टेड है एंड उसने अपने खुद की स्किल्स पर उस तरीके से काम किया है, या फिर कोई इंसान हमसे सिर्फ 10 दिनों के लिए कनेक्ट हुआ था, जो कि हमने अभी जस्ट ये जेईई मेन के एग्जाम से पहले ये चीज़ ट्राई करके भी देखी थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि लास्ट मोमेंट पे आकर के इन स्किल्स पर काम करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 10 दिन की विंडो में भी बहुत अच्छा एक गैप समझा है। एंड स्टिल अगर हम देखें तो हमारे पास तो एग्जाम के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है ना, 1 महीने का टाइम है ओवरऑल हमारे पास, जिसमें कि हम मॉक वाले पार्ट में तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड जब आप मॉक एनालिसिस, मॉक स्किल्स पर काम करते हैं तो आप एक्चुअली में ओवरऑल, क्योंकि मॉक सबसे ज़्यादा सेम होता है एक्चुअल पेपर के, बाकी जो भी हम तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो लेक्चर्स वाला पार्ट है, चाहे हमारी रिवीजन वाला पार्ट है, या एक्टिव रिकॉलिंग वाला पार्ट है, कोई भी पार्ट जो हम अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हैं वो हमें उस पेपर के लिए तैयार कर रहा है, पर वो पेपर के जैसा नहीं है। मॉक एक लौती ऐसी चीज़ है जो कि सामने सामने से बताती है कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसे ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट हमें क्योंकि वो पहचानना नहीं आता है या हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि मॉक बताना क्या चाह रहा है, तो हम वो मिस कर देते हैं। तो अभी जितना भी टाइम बाकी है इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अपना माइंडसेट सही रखें, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, हमने ड्रॉप बहुत ज़्यादा लिए होते हैं, तो हमारा माइंड हमारा साथ देना छोड़ता है, धीरे धीरे करके हम गिव अप वाली स्टेट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पेपर की तैयारी नहीं कर रहे होते, पेपर की तैयारी हम कर रहे होते हैं, बट उस मोटिवेशन के साथ नहीं कर रहे होते जो हम पहले साल कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहले तो हमें माइंडसेट अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रखना होता है, वो आपको अच्छे पीयर ग्रुप से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है, आपके पास भी डेफिनेटली आपकी कोचिंग का, आपके स्कूल का पीयर ग्रुप होगा, बट वो वैसा पीयर ग्रुप नहीं होता जो कि आपको अंदर से स्ट्रेंथ फील करवाए, जो कि आपको आपके ही खुद के गोल के लिए काम करने के लिए पुश करे। तो फर्स्ट पीयर ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हमारा पास आ चुका है, मॉक स्किल्स पर, मॉक एनालिसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, जैसे आप वो गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप डायरेक्टली जो मेंटरशिप ग्रुप है, जिसमें कि हम मीटिंग्स डिफाइन तरीके से ले रहे होते हैं, जिसमें कि आपका प्रॉपर शेड्यूल डिफाइन होता है कि किस किस दिन मीटिंग्स हो रही होंगी, किस किस दिन डिस्कशंस हो रही होंगी, कौन से डिस्कशन में कौन सा टॉपिक फाइनल कर रहे होंगे हम, वो सारा शेड्यूल ऑलरेडी डिफाइंड होता है, जो कि हम जल्दी आपके साथ शेयर भी कर रहे होंगे। हाँ, तो जैसे और डेफिनेटली ये मेंटरशिप इज़ नॉट इजी। आपको सिर्फ फॉर्म भर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ये सिर्फ इजी नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। राइट, यहाँ पर सिर्फ वही लोग कंटिन्यू कर पा रहे होंगे जो एक्टिवली उन सारी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, जो एक्टिवली, और वो ऐसा नहीं कि हम उन्हें रिमूव कर रहे होंगे, वो खुद से ही एक बार के लिए वो ऐसा होता है ना कि हार जाते हैं एंड डेफिनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, अगर आपके अंदर वो विल पावर है, तो आप लास्ट तक कंटिन्यू करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखेंगे। एग्जाम के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, इंटरनली खुद की विलिंगनेस एंड एक्सटर्नली गाइडेंस। आप विलिंग वाले पार्ट में डन रहिए, गाइडेंस वाला पार्ट में हम पीछे नहीं छोड़ते, हमें पता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।